नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपके पर्यावरण अध्ययन के विषय में टॉपिक पढ़ाया जाएगा शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी। तो जिस चैप्टर का नाम ही अंगों की सामान्य जानकारी है, यानी आंतरिक अंग आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे पाचन तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी है, परिसंचरण तंत्र के बारे में, प्रजनन तंत्र, कंकाल तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, इन सब के बारे में आज आपको इस क्लास में बहुत ही अच्छे शानदार नोट्सों के साथ बहुत अच्छा क्लास लगाया जाएगा। आप लोग इसको पूरा अंत तक देखेंगे और चैप्टर को बिल्कुल क्लियर करेंगे। और प्रश्न क्या पूछा गया था अभी की हाल ही रीट परीक्षा में, आपको प्री में बताएंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी मैं बताऊंगा। तो चलिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें साथियों एक बार। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना साथियों। शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि स्वच्छता शरीर की देखभाल किस तरीके से की जाएगी प्रत्येक अंग की। पहले चैप्टर में हमने बात की थी और हमने पहले चैप्टर में बाह्य अंगों के बारे में पढ़ा था, जैसे आँख है, नाक है, कान है, बाल है, नाखून है, उन चीज़ों के बारे में बात की थी। और अब हम इस दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं शरीर के आंतरिक अंगों की जानकारी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्वच्छता। स्वच्छता साथियों, मानव शरीर में 60-70% तो जल पाया जाता है, जो हमारी उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। आप जानते हो पृथ्वी पर भी सबसे ज़्यादा जल है, लगभग 71%। और उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी 60 से 70% जल की मात्रा पाई जाती है। और ये जल हमारे शरीर की जितनी भी उपापचय क्रिया होती हैं उन सब में सहायक होता है। शरीर में सबसे अधिक जो जल है वो हमारा तंत्रिका कोशिका के अंदर पाया जाता है, लगभग 93 से लेकर के 97% तक पाया जाता है। जबकि सबसे कम जल हमारा कहाँ पाया जाता है? एनेमल में पाया जाता है, यानी कि जो दांतों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा आवरण होता है ना, उसको बोलते हैं हम एनेमल। और ये शरीर का सबसे कठोर भाग भी कहलाता है एनेमल। और इस एनेमल में हमारा जल कितना होता है? 3 से मात्र 7% तक, बस। समझ में आ गया? नोट याद रखना है कि भाई शरीर की सबसे छोटी कोशिका, बताओ शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो याद रखना क्या है? कोशिका है, सेल है। और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। तो ये जो कोशिका खोजी थी ये एक मृत कोशिका थी। जबकि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी साथियों? ये ल्यूवेन, एंटी बॉन ल्यूवेन हॉक ने की थी 1674 ईस्वी में। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो याद रखना आंसर क्या आएगा? रॉबर्ट हुक 1665। तो ये मृत कोशिका की खोज की थी इसने। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटी बॉन ल्यूवेन हॉक ने की थी 1674 में। 2 प्रश्न क्लियर हो गए। चलिए, शरीर का लगभग 92 से 96% भाग जो है हमारे 6 तत्वों से मिलकर के बना होता है, जिनको हम मौलिक तत्व कहते हैं। और इन मौलिक तत्वों के नाम है साथियों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ये 6 हमारे मौलिक तत्व हैं जो शरीर बनाते हैं। उसके बाद देखो, छोटा छोटा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारी कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है। इसको पावर हाउस भी इंग्लिश में बोलते हैं, यानी पावर हाउस, शक्ति गृह। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा होती है वो 38 एटीपी के रूप में संग्रहण होती है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि हम जब रीट मेंस की तैयारी करेंगे तो हम सेल यानी कोशिका नामक चैप्टर हमारा विज्ञान में अलग से दिया गया है और बहुत लंबा चैप्टर है साथियों। तो यहाँ पर तो इतना वर्णन नहीं है पर्यावरण में, लेकिन आपको मेंस में जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे 3rd ग्रेड की, तो आपको रीट लेवल 1 की विज्ञान की विषय है उसमें कोशिका का पूरा वर्णन मिलेगा और आपको हम मेंस में पढ़ाएंगे भी। ठीक है साथियों? चलिए, अब बात करते हैं मानव शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनमें हमारे विभिन्न प्रकार के तंत्र आते हैं। और हमारा शरीर जो है विभिन्न प्रकार के तंत्रों से मिलकर बना होता है, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, अंतःस्त्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र और कंकाल तंत्र।
आपने सभी ने कक्षा 1 से 10वीं तक इन चैप्टरों को पढ़ा होगा। तो हम कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक की, यानी मुख्य रूप से तो कक्षा 6 से 10वीं तक की बुक है ना, उनमें साइंस आती है, ठीक है ना। तो उन बुकों को भी मैंने इन नोट्सों में शामिल किया है, आपको वो बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बहुत से लोग बात कहते हैं कि भाई आपको एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन अब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर इन्वॉल्व किया है, कक्षा 6 से लेकर के 10 की बुकों को। तो आपको यहाँ पर सामान्य जानकारी इसीलिए दी जा रही है। वैसे तो अगर हम बात करें प्रत्येक तंत्र के बारे में तो बहुत लंबा चैप्टर होता है, जबकि ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में इसका बहुत ज़्यादा विस्तार होता है। लेकिन हमको रीट लेवल 1 की दृष्टि से कक्षा 6 से और 10वीं तक के स्टैंडर्ड की बात करनी है। देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र होता क्या है? मनुष्य के शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है वो हमारे मुख से प्रारंभ होती है और छोटी आंत में जाकर के पूरी होती है। हम भोजन मुख से ग्रहण करते हैं और सबसे अंतिम जो क्रिया होगी भोजन पाचन की, वो होती है कहाँ पर? छोटी आंत के अंदर। उसके बाद छोटी आंत के बाद में कुछ अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जाते हैं? बड़ी आंत में जाते हैं, और बड़ी आंत के बाद में कहाँ जाते हैं? मलाशय के अंदर। और मलाशय के पश्चात में गुदा द्वार से उनको निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। अब इसमें हम थोड़ा सामान्य जानकारी लेंगे। तो जो पाचन की क्रिया है मुंह से प्रारंभ होती है और छोटी आंत में समाप्त हो जाती है मुख्य रूप से। और उसके बाद जो हमारा मुंह है, उस मुंह में साथियों भोजन को काटने के लिए दांत दिए जाते हैं। और वो दांत कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। दांत कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। अब वो दांत कौन कौन से हैं? देखो, कृतनक दांत, इनको साथियों इंग्लिश में इंसाइजर दांत भी कहते हैं, इंसाइजर टीथ, और ये काटने के काम आते हैं। कृतनक जो दांत हैं वो काटने के काम आते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 2 उपले जबड़े में और 2 ही निचले जबड़े में होते हैं। उसके बाद है रदनक दांत। रदनक यानी कैनाइन इनको इंग्लिश में बोलते हैं, और इनकी जो संख्या है साथियों, याद रखना कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। सॉरी, हाँ, ये कृतनक दांत कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 उपले जबड़े में और 4 ही निचले जबड़े में। और रदनक जो दांत हैं, यानी जिनको चीरने वाले दांत बोलते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 उपले जबड़े में और 2 ही निचले में। इसका मतलब टोटल 4 हो गए। उसके बाद अग्र चवर्णक दांत, जिसको प्रीमोलर दंत भी कहते हैं, और ये चबाने के काम आते हैं साथियों। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है साथियों? 8 होती है। कितनी होती है? 8। उसके बाद चवर्णक दांत, यानी जो मोलर टीथ है, उनकी संख्या कितनी होती है? ये पीसने के काम आते हैं, और इनकी संख्या होती है साथियों 12, यानी 6 उपले जबड़े में और 6 ही निचले जबड़े में। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 32 दांत हो गए। समझ में आ गया? एक वयस्क व्यक्ति के अंदर 32 दांत होते हैं, जबकि बच्चे में कितने होते हैं? 28 दांत होते हैं बच्चे में। अब वो 4 दांत कौन से होते हैं जो नहीं पाए जाते बच्चों में? वो होते हैं साथियों प्रज्ञा दांत। कौन से होते हैं? प्रज्ञा दंत होते हैं। और ये प्रज्ञा दंत कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे अभी तक अकल दाढ़ नहीं होगी, बोलते हैं ना, अकल दंत आपके उगे नहीं। तो इसका मतलब ये वही 4 दांत हैं जो इंसान को पूरी तरीके से डेवलपमेंट करते हैं। यानी व्यक्ति का जब पूरा विकास हो जाता है तो वो हमारे प्रज्ञा दांत होते हैं, यानी अकल दाढ़ जिसको बोलते हैं, बुद्धि की दाढ़ जिसको बोलते हैं, बुद्धि के दांत बोलते हैं, वो प्रज्ञा दंत कहलाते हैं। वो एक वयस्क व्यक्ति में अंदर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से टोटल 32 दांत हो जाते हैं। फिर चलिए, अब आपसे पूछा जाए दंत्र सूत्र अगर आपको याद रखना है तो कितना होता है? 21-23 बटे 21-23, यानी एक जबड़े में आपको याद रखना है, एक जबड़े में इस तरीके से ये सूत्र होता है। एक जबड़े में टोटल कितने होंगे? 16 दांत होते हैं, और दोनों जबड़ों में टोटल हो गया 32 दंत। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको याद रखना है। अब जो बच्चा होता है साथियों, उस बच्चे में दूध के दांत कितने होते हैं? 20। ये बहुत बार पूछा गया है। दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं, और ये अस्थायी होते हैं। जब बच्चा दूध पीना बंद कर देता है उसके बाद ये दांत टूट जाते हैं, ठीक है, फिर नए उगने लगते हैं। जबकि बच्चे में स्थायी दांत कितने होते हैं? 12। और ये स्थायी दांत दोबारा नहीं आते, जीवन में एक बार ही उगते हैं। तो 20 तो हमारे दूध के, और 12 दांत आपके स्थायी। टोटल कितने हो गए बच्चे में भी? 32 हो गए। थोड़ा वयस्क होगा ना, दूध के दांत टूटने के बाद वयस्क होता है, किशोर अवस्था में जाएगा तो उसके 32 दांत हो जाते हैं। 12 दांत बच्चे में स्थायी होते हैं, जबकि 20 दांत अस्थायी होते हैं। सजीव जगत का सबसे कठोरतम जो आवरण है वो हमारे दांतों का एनेमल होता है, ठीक है ना। दांतों के ऊपर जो बाहरी आवरण है वो हमारा एनेमल होता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। सांप के दांत जो होते हैं साथियों, उनको हम फैक्स कहते हैं।
जो किस प्रकार के होते हैं, कैनाइन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, कैनाइन जिनको हम बोलते हैं। और हाथी के जो दांत होते हैं वो टस्क कहलाते हैं। जो दिखाने के 2 दांत आपको आगे दिए जाते हैं ना, वो इंसाइजर कैटेगरी के होते हैं, इंसाइजर दांत कहलाते हैं, जिनको हम टस्क के नाम से जाना जाता है, जो दिखाने के 2 दांत होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा जो, अब भोजन मुख के बाद कहाँ जाएगा, आमाशय में। आमाशय में जब भोजन जाता है ग्रस्त नलिका से होकर के, तो आमाशय में एक पेप्सिन एंजाइम निकलता है। आमाशय में क्या निकलता है, पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन का आंशिक पाचन करेगा। भोजन में प्रोटीन पाई जाएगी तो उस प्रोटीन का क्या करेगा, आंशिक पाचन करेगा। आमाशय में पैराइटल और ऑक्सिंटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावित करती हैं। HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करती है, जिससे हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है। और अम्लीयता जब बढ़ेगी तो पेट में दर्द होगा, एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगी। और इस अम्लीयता को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशिया का यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशिया का यूज करते हैं, जो एक एंटी एसिड होता है, जो हमारे पेट की अम्लीयता को यानी गैस को या कब्ज़ को दूर करता है। ये आप लोग याद करना। ये एंटी एसिड का मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक क्षारीय पदार्थ होता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है साथियों, ये बनता किससे है वो भी आपको बताएंगे। मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से क्या होगा, अभिक्रिया होगी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जिसको हम मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। जबकि मिल्क जो मैक्सीनिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वो क्या होता है, वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOS का होल ट्वाइस। ये कहलाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाएगा। तो दोनों का सूत्र याद रखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOS का होल ट्वाइस। समझ में आ गया। आमाशय के पश्चात में भोजन जाएगा छोटी आंत में। कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। बताओ, नोट्स भी अच्छे लग रहे हैं ना आपको, समझ में भी आ रहा होगा, तो आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दो और इन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड जरूर करें साथियों। खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग मात्र कुछ फीस भर करके आप लोग इन नोट्सों को ले सकते हो। छोटी आंत में पित्तरस, अग्नाशयी रस, आंत्रीय रस मिलने वाले एंजाइम से भोजन का पाचन होता है तथा अपशोषण भी होने लगता है। यकृत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, यकृत जो है साथियों वो पित्तरस बनाता है तथा पित्तरस का संग्रहण जो होता है वो पित्ताशय के अंदर होता है। पित्ताशय में कोई एंजाइम नहीं होता, बस ये क्या करता है, वसा का पायशीकरण करने लगता है। जो पित्तरस हमारे लीवर से निकलता है, ये पित्तरस कोई एंजाइम नहीं है, ये एक ही काम करता है हमारी बॉडी के अंदर कि वो वसा का क्या करेगा, पायशीकरण करेगा। एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो हमारे यकृत की जो हमारी छोटी आंत है उसमें निकलता है एमाइलेज एंजाइम, तो वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जबकि जो लाइपेज एंजाइम है वो वसा का पाचन करता है। तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा, एमाइलेज एंजाइम, जबकि लाइपेज क्या करेगा, वसा का पाचन करेगा। और वसा का पायशीकरण कौन करेगा, पित्तरस करते हैं। समझ में आ गया। अब छोटी आंत के बाद कुछ बचा हुआ भोजन और कुछ जल कहाँ पहुँचता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत के कोलन भाग में इकोलाई जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इकोलाई जीवाणु, जो हमारे शरीर में विटामिन के तथा विटामिन बी दोनों बनाता है। इकोलाई जो जीवाणु है वो क्या करता है, विटामिन के और विटामिन बी बनाता है बड़ी आंत के अंदर। अब बात करते हैं हम आहार नाल की। आहार नाल जो है साथियों हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। इसके अंदर क्या होता है, एक तो मुख आएगी, ग्रसनी, ग्रास नलिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा, इन सब में बटी होती है आहार नाल। पाचन की क्रिया आहार नाल के द्वारा शुरू होती है, जिसकी लंबाई है 8 से 9 मीटर तथा यह हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है, ध्यान रखना। और हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी अगर ग्रंथि जो पूछी जाए साथी कौन सी है, छोटी आंत है। क्या है, छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है, जो लगभग कितनी लंबी होती है, छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी होती है। सबसे अधिक पाचन ग्रहणी, बताओ जल्दी से, सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है, ग्रहणी के अंदर होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रोमेनम बोलते हैं। इसको ड्रोमेनम कर लेना भाई, ड्रेडोनम नहीं है, ये ड्रोमेनम है। तथा पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, शुद्ध आंत्र में होता है, यानी बड़ी आंत में होता है
और इसका जो उपला हिस्सा है वो क्या कहता है, इलियम के नाम से जानते हैं इसको। समझ में आ गया ना। तो ड्रोमेनम में तो पाचन होता है सबसे अधिक, जबकि अवशोषण का होगा इलियम के अंदर। अब पाचन तंत्र की क्रिया जो है, पाचन क्रिया है, उसमें कुछ सहायक ग्रंथियाँ होती है। जैसे लार ग्रंथि हमारी लार निकालती है, भोजन को लसलसा बना देती है, जिससे भोजन हम आसानी से निगल लेते हैं। उसके बाद यकृत है, यकृत यानी लीवर, इससे पित्ररस निकलते हैं जो वसा का पायशीकरण करते हैं। अग्नाशय होता है, अग्नाशय से एंजाइम निकलते हैं। और आंत्रीय ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि है वो साथियों आपको याद रखना है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। समझ में आ गया। और पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, छोटी आंत है। नाम छोटा है लेकिन भाग बहुत बड़ा है। अब ये जो यकृत होता है साथियों, सबसे बड़ी ग्रंथि, ये शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला बोलते हैं यकृत को। और आपको याद रखना है, हमारे मुंह के अंदर गलसुआ हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, घेंगा रोग या फिर गलगंड रोग हो जाते हैं आयोडीन की कमी के कारण। तो ये जो गलसुआ रोग है, या इसको मम्पस बोलते हैं, या फिर इसको हम पैरोटिड भी कह सकते हैं, इसके कई नाम हैं। तो ये जो रोग होता है वो लार ग्रंथि में वायरस संक्रमण के कारण होता है। और ये वायरस संक्रमण कब पनपता है, जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। समझ में आया। इसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, यानी कि हम नमक कम खाते हैं ना, आयोडीन, तो उस समय हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। और जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलेगा तो हमारा गला फूल जाता है, जिसको हम गलगंड रोग या गलसुआ रोग कहते हैं। समझ में आ गया अच्छे से। चलिए, छोटी आंत में 3 पाचक रस भोजन पाचन के भाग होते हैं। यानी छोटी आंत में 3 पाचक रस जो होते हैं वो भोजन के पाचन में काम आते हैं। एक तो होता है अग्नाशय रस, एक होता है पित्तरस, और तीसरा होता है आंतरी रस। तो ये पाचन तंत्र के बारे में छोटी सी जानकारी आपको दी, प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा हालांकि, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम, अगला तंत्र है श्वसन तंत्र। बताओ जल्दी से, श्वसन तंत्र जो है साथियों, उसके बारे में बात करें तो सभी जो जीवित प्राणी है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि सभी प्राणी ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्सीश्वसन। लेकिन सभी जो जीवाणु हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, उसको बोलते हैं अनॉक्सीश्वसन। ये परिभाषा आपको कक्षा 8वीं में दी गई है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया की जाएगी जीवों के द्वारा वो होती है ऑक्सीश्वसन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया की जाएगी जीवाणुओं के करते हैं केवल, तो वो होती है हमारी अनॉक्सीश्वसन। बाहरी वातावरण से गैसों का श्वसन जो होता है साथियों, श्वसन अंग फेफड़ों तक जाना तथा फेफड़ों से बाहर आना, ये क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इसी को हम सांस लेना बोल सकते हैं या संवातन भी कहते हैं। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार क्या कर लेता है, सांस ले लेता है, यानी संवातन कर लेता है। जबकि नवजात जो शिशु होता है वो हमारा 30 से 40 बार ये संवातन की क्रिया कर लेता है। बाहरी वातावरण में गैसें जो होती हैं नासा मार्ग, यानी कि नाक से या मुख मार्ग या मुंह से, या तो नाक से जाएगी या मुख से जाएगी गैसें हमारे फेफड़ों तक। उसके बाद ग्रसनी से, ग्रसनी व कंठ, ग्रसनी, कंठ व श्वास नली कहाँ तक जाती है, उसको फेफड़ों तक लेकर के जाती है। और उस कंडीशन में हम जब श्वसन क्रिया करते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन को 21% लेते हैं, नाइट्रोजन 78% जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% जाती है। ठीक है ना। ये तो हम ग्रहण करते हैं, लेकिन जब फेफड़ों से बाहर निकालते हैं तो कितनी मात्रा में निकलती है, CO2 गैस मात्र 4% बाहर निकलती है, 16 से 17% ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और 78% नाइट्रोजन बाहर निकलती है। समझ में आ गया। तो ये आपको याद रखना है आंकड़ा। हमारे श्वसन तंत्र के अंदर फेफड़ों की संख्या 2 होती है, सब जानते हैं आप लोग। किसी के एक फेफड़ा तो नहीं है, 2 ही होते हैं, किसी के 3 नहीं होते, केवल 2 ही फेफड़े होते हैं मानव के अंदर। एक तो होता है बायां फेफड़ा, और बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती है, और एक होता है दायां फेफड़ा जिसमें 3 पालियां होती है। ठीक है ना। बायां फेफड़ा जो है उसमें 2 पाली, और दायां फेफड़ा है उसमें 3 पाली बनी होती है। फेफड़े व श्वास नली मिलकर के श्वसन तंत्र बनाते हैं। साथियों याद रखना, श्वास नली को हम ट्रेकिया बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। फेफड़ों का काम क्या है, रुधिर का शुद्धिकरण करना। ये मोटा मोटा ही पढ़ना है आपको, ठीक है ना। फेफड़ों का काम है रुधिर का शुद्धिकरण करना। फेफड़े रुधिर में ऑक्सीजन को मिलाते हैं,
जो हृदय से होता हुआ हमारे कोशिका ऊतकों तथा अंगों तक पहुंचता है तथा जहां भोजन का ऑक्सीकरण होता है वहां तक। ये आपको याद रखना है। भोजन के ऑक्सीकरण के लिए जो रक्त है वो ऑक्सीजन को भोजन तक पहुंचाता है, जिससे भोजन का क्या होगा, पाचन होने लगता है, ऑक्सीकरण होने लगता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो कैसे होगा, तो ये भोजन है यानी ग्लूकोज है ये साथियों, याद रखना क्या है, ग्लूकोज है, C2H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। ये ग्लूकोज यानी भोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया में क्रिया करेगा, उपस्थिति में क्रिया करेगा, तो हमें क्या बनेगी, एक तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिलेगा, जल मिलेगा, और हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। ये किसका है, ऑक्सीकरण का सूत्र है साथियों, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, यानी ये भोजन का पाचनीकरण की क्रिया है। इसे एक कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, ऊर्जा क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, यानी कि उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। समझ में आ गया, भोजन का पाचन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद अगला तंत्र है हमारा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र सुनिएगा, हमारे शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। शरीर से हम जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, गंदे पदार्थ हैं, जैसे पेशाब हुआ, मल हुआ, उसको निष्कासित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है, उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया हुआ, यूरिया हुआ, यूरिया का सूत्र है याद रखना, यूरिक अम्ल हुआ, अमीनो अम्ल हुआ, ये सब क्या है, हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो ये नाइट्रोजनी कारक अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, किसके द्वारा, उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। और जो अमोनिया है यानी NH3 वो एक विषैली गैस है जिससे यकृत जो है वो CO2 के उपयोग के द्वारा आर्निथित चक्र से यूरिया बना देता है। भाई जो हमारा यकृत होता है वो CO2 गैस का उपयोग करेगा और अमोनिया की उपस्थिति में, और अमोनिया की उपस्थिति में क्या बना देगा, आर्निथिन बना देता है, और आर्निथिन चक्र से क्या बनता है, फिर यूरिया बनता है, जो अमोनिया से कम विषैला होता है। और उत्सर्जन में जल की कम आवश्यकता होती है, कम जल की आवश्यकता होती है यूरिया के अंदर। समझ में आ गया। अब गुर्दा जो होता है हमारा, गुर्दा, ये गुर्दा है, गुर्दे में नेफ्रॉन के द्वारा मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है ना, मूत्र का निर्माण होगा। और वृक्क यानी जो गुर्दा होता है, वृक्क जिसको हम बोलते हैं, ये वृक्क जो है और मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग से उत्सर्जन तंत्र बनता है। एक तो गुर्दा है, दूसरा मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये सभी जो अंग मिलकर के बनाते हैं उत्सर्जन तंत्र। हमारे मूत्र में 90 से 95% क्या होता है, जल होता है, केवल 2% यूरिया होता है, और 1.5 से 2% अकार्बनिक लवण और बाकी के कुछ अन्य पदार्थ होते हैं हमारे यूरिया में, जो हमारा पेशाब बाहर निकलता है उसमें। मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है, मूत्र का रंग पीला होता है, किसके कारण, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, यूरोक्रोम वर्णन के कारण, यूरोक्रोम वर्णक पाया जाता है हमारे मूत्र में, जिसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है। प्रतिदिन हम 1.5 से 2 लीटर मूत्र हम बाहर निकाल देते हैं, अपने शरीर से त्याग देते हैं। मूत्र का pH आपको याद रखना है कितना होता है, मूत्र का pH लगभग 6.5 होता है, जो बिल्कुल तीखी गंध वाला होता है। मूत्र क्यों होता है, इसमें तीखी गंध क्यों आती है, यूरिनॉइड पदार्थ के कारण। जो यूरिनॉइड पदार्थ हमारे यूरिया में पाया जाता है, इस वजह से इस मूत्र से तीखी गंध आती है। मनुष्य द्वारा प्रतिदिन 30 से 40 ग्राम यूरिया का प्रतिदिन त्याग किया जाता है, और मूत्र में अधिक यूरिया की अवस्था जो है वो क्या कहलाती है, यूरेमिया होती है। याद रखना, अब आपको ये क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। जब मूत्र में यूरिया की मात्रा अधिक निकलती है तो वो कहलाती है यूरेमिया, और जब मूत्र में यूरिया की मात्रा कम होती है उसको बोलते हैं ओलिगो यूरिया, और जब मूत्र में शर्करा की मात्रा ज़्यादा निकलती है, ठीक है ना, तो उसको बोलते साथियों ग्लाइकोशूरिया। क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोशूरिया। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने, यूरेमिया अधिक मात्रा में मूत्र निकलने पर, यूरिया अधिक निकलेगा मूत्र में तो यूरेमिया होगा, और कम निकलेगा मूत्र में यूरिया तो उसको ओलिगो यूरिया बोलते हैं, और अधिक मूत्र में शर्करा की मात्रा अधिक निकल रही है तो वो होता है हमारा ग्लाइकोशूरिया। ये 3 क्वेश्चन याद रख लेना। शरीर में यूरिक अम्ल का जोड़ों में जमाव होने के कारण क्या होता है, गाउट रोग हो जाता है। एक गाउट रोग होता है साथियों, जब हमारे शरीर में यूरिक अम्ल का जमा होने लगता है तब कौन सा रोग होगा,
गाउट रोग हो जाता है। जो पक्षी, सरीसृप, प्राणी यूरिक अम्ल का त्याग करते हैं, जो हमारे सरीसृप और पक्षी जो होते हैं, प्राणी होते हैं, यूरिक अम्ल का त्याग करते हैं, इसको बोलते हैं साथियों यूरियाटेलिक क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? यूरियाटेलिक कहते हैं। और जितने भी हमारे उभयचर हैं, स्तनधारी हैं तथा मनुष्य यूरियोटेलिक प्राणी कहलाते हैं, जो मूत्र का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। तो याद रखना, यूरियोटेलिक कहलाते हैं हमारे उभयचर, स्तनधारी और मनुष्य। एडीएच एक हार्मोन है साथियों, ध्यान रखना, और एक वैसेप्रिन। एडीएच और वैसेप्रिन जो दो हार्मोन हैं वो हमारे शरीर में जल का अवशोषण करते हैं, तथा एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो नेफ्रॉन के द्वारा आयन का अवशोषण करता है। तो ये हमारा पाचन तंत्र है। उसके बाद अगला तंत्र है हमारा परिसंचरण तंत्र, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। आप जानते हो हमारे शरीर के अंदर दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त है वो हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आ गया समझ में? परिसंचरण तंत्र को द्विपरिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह 2 लोपों से बना होता है, यानी 2 फंदों से मिलकर के बना होता है। और रक्त जो है हृदय से 2 बार गुजरता है। हृदय से कितनी बार गुजरेगा? 2 बार रक्त गुजरता है। हृदय इस तंत्र के केंद्र में स्थित होता है और 2 भागों में बटा होता है। हृदय 2 भागों में बटा होता है, ध्यान रखना। एक तो होता है दायां भाग और दूसरा होता है बायां भाग। क्लियर? इस तंत्र में ऑक्सीजन, पचा हुआ भोजन और अन्य रसायनों जैसे हार्मोन और एंजाइम को शरीर के अन्य हिस्सों से लेकर के जाता है, और साथ ही यह यकृत कोशिकाओं के द्वारा उत्पादित अपशिष्ट या उत्सर्जक जो पदार्थ हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया को भी बाहर निकालने का काम करता है। कौन? रक्त। याद रखना आप लोग इस चीज़ को, कि जो हमारा रक्त है उसमें एक तो ऑक्सीजन गैस, कुछ पचा हुआ भोजन, कुछ अन्य रासायनिक हार्मोन्स पदार्थ, इन सबको लेकर के शरीर के प्रत्येक अंग तक जाता है। कौन? रक्त। साथ ही साथ अब देखिएगा, मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र में जो हृदय है वो रक्त को पंप करता है, यानी हमारा जो हृदय है वो पंप की तरह कार्य करता है। और रक्त नलिकाएं जो होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, और उनके माध्यम से शरीर में रक्त का क्या होता है? प्रवाह होता है। और ये रक्त का प्रवाह 3 प्रकार की रक्त वाहिकाओं में प्रभावित होता है। एक तो होती है हमारी धमनियाँ, शिराएँ और कोशिकाएँ। धमनियाँ जो होती है साथियों, उनमें हमारा शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। और कोशिकाएं इन धमनियों तथा शिराओं से शरीर की छोटी छोटी कोशिकाओं तक ले जाने का काम करती है। शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का काम करती है कोशिकाएं, छोटी छोटी। और हमारे शरीर आप बात करते हैं हृदय में, तो हज़ारों कोशिकाएं या छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, लगभग 33 करोड़ के आसपास हृदय के एक भाग में। ठीक है ना? अब बात करते हैं साथियों फुफ्फुसीय धमनी, इसको हम पल्मोनरी धमनी भी कहते हैं। तो पल्मोनरी जो धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनियों में क्या होगा? शुद्ध रक्त बहेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन मात्र फुफ्फुसीय जो धमनी है यानी पल्मोनरी धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। उसी तरीके से जो हमारी शिराएँ होती है उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, एकमात्र हमारी जो फुफ्फुसीय शिराएँ होती है उसमें ही शुद्ध रक्त बहेगा। तो ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। हृदय में अब देखो, मनुष्य का हृदय है ना, वो 4 प्रकोष्ठ होते हैं, उसमें 4 कोष्ठकों से बल्कि होता है। 2 तो आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। जबकि मछली में क्या होते हैं? हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, मेंढक में 3 कोष्ठक होते हैं, लेकिन मानव, सरीसृप और पक्षी इन सब में क्या होंगे? हृदय 4 कोष्ठकों से मिलकर के बना होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए बता रहा हूँ। परिसंचरण तंत्र की रक्त वाहिका मनुष्य के शरीर के प्रत्येक अंग में मौजूद होती है, और इनके द्वारा ही रक्त शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। ठीक है ना? अब हम आगे बात करते हैं प्रजनन तंत्र। देखिएगा, प्रजनन तंत्र क्या है? एक ही प्रजाति के मौजूद जीवों से नए जीवों की उत्पत्ति को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। पृथ्वी पर प्रजातियों के अस्तित्व के लिए यह अनिवार्य होता है। प्रजनन में जो जीव होते हैं वो अपने माता पिता के जैसे ही मूल गुणों के साथ संतान पैदा करते हैं,
और जीवों में जो प्रजनन है वो मुख्यतः दो तरीके से पाया जाता है। कहने का मतलब है यानी अपने ही समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। यानी संतान में भी अपने माता पिता के जैसे ही मूलभूत गुण साथ में आते हैं और एक आनुवंशिकी होता है। तो जो प्रजनन होता है साथियों वो दो प्रकार का होता है, एक तो लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी अलैंगिक जनन, दोनों की परिभाषा सुनिएगा। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? यानी एक ही जनक के द्वारा यौन कोशिकाओं या युग्मक के सहयोग बिना एक नए जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे अमीबा में होने वाला द्विआधारी विखंडन क्या है? अलैंगिक जनन। हाइड्रा में मुकुलन, राइजोपस कवक में बीजाणु का बनना, प्लानेरिया में पुनर्जनन और स्पाइरोगाइरा में विखंडन, गुलाब के पौधों में वनस्पति विस्तार, ये सब किसके उदाहरण है? अलैंगिक जनन के उदाहरण है। उसके बाद है लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या होता है साथियों? दो जीवों जैसे माता पिता द्वारा उनके यौन कोशिकाओं या युग्मकों का प्रयोग कर नए जीव को जन्म देना, यानी निषेचन के द्वारा जो क्रिया होती है मानवों में, मादा और नर दोनों आपस में एक युग्म बनाते हैं, तो उससे क्या होगा? लैंगिक जनन होगा। यौन प्रजनन में दो जीव नर तथा मादा का शामिल होना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अगला है हमारा कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र साथियों हमारी हड्डियों, उससे संबंधित उपास्थियों और मानव शरीर के जोड़ों का तंत्र होता है। वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती है और हड्डियों के अलावा कंकाल में कार्टिलेज तथा लिगामेंट भी पाए जाते हैं। कार्टिलेज जो है साथियों वो सघन संयोजी ऊतक होते हैं जो प्रोटीन फाइबर से बने होते हैं। ये जोड़ों पर हड्डियों की गतिशीलता के लिए चिकनी सतह प्रदान कर देते हैं। लिगामेंट रेशेदार संयोजी ऊतक का एक बैंड होता है जो हड्डियों को एक साथ जोड़े रखता है। हालांकि जोड़ जो है मानव कंकाल तंत्र का महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि ये मानव कंकाल को गतिशील बनाते हैं। जोड़ क्या होते हैं? दो या दो से अधिक हड्डियों में हो सकते हैं, या फिर हड्डियों कार्टिलेज में हो सकते हैं, या फिर कार्टिलेज और कार्टिलेज के बीच में भी ये जोड़ पाए जा सकते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद अब देखेंगे, तो ये हमारा इतना बड़ा ही चैप्टर है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा साथियों? आज की वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और आगे आने वाली जितने भी आपकी सब्जेक्ट हैं, पूरा चैप्टर मैंने प्लेलिस्ट, पूरा जितने भी हमारा सब्जेक्ट है उसको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना करके पूरे यूट्यूब पर पढ़ाया है। और वीडियो के जो भी नोट्स हैं उन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन से। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेना साथियों, वीडियो को लाइक भी कर देना, और अच्छा लगता है आपको पढ़ना तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।